कि इस खेल की वजह से हॉकी, कुश्ती और कबड्डी में भारत पिछड़ा हुआ है। मैं इस विदेशी खेल के हमेशा खिलाफ हूँ, लोकसभा के अंदर भी कहा और अब भी हम कह रहे हैं ब्राह्मण पूरा हिम्मत के साथ निर्णय लें, इस खेल को खत्म करके दूसरे हिंदुस्तान के भारतीय खेल हैं इनको महत्व दें। नेक्स्ट क्यों बने, अगर उनकी कोई गंभीर समस्या है तो सरकार विचार करे। और दूसरी तरफ इस तरह की हत्याएं पॉलिटिकल लोगों की करेंगे तो पॉलिटिकल लोगों तो हमेशा अकेले चलते हैं, राजनीतिक लोग कभी मारा जा सकता है। इस तरह का जो घटना हुई है, इस घटना को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माओवादियों से निपटने के लिए पिछड़े इलाकों के विकास करने की जरूरत है। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्होंने नक्सलवादियों पर बल प्रयोग को भी सही करार दिया है। मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा कि नक्सलियों से निपटने के लिए सेना को उतारना जरूरी कतई नहीं है, इसके लिए सीआरपीएफ ही काफी है। हाँ, प्लानिंग सटीक होनी चाहिए। सचिन ने आईपीएल फिक्सिंग को लेकर अपना मौन तोड़ दिया है। सचिन ने इस पूरे मामले को बेहद दुखद बताया। सचिन तेंदुलकर ने आखिरकार फिक्सिंग को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी। आईपीएल जीतने के बाद भी सचिन से फिक्सिंग के बारे में पूछा गया था, लेकिन तब सचिन फिक्सिंग पर नहीं बोले। लेकिन अब सचिन ने आईपीएल मामले को बेहद दुखद बताया है। सचिन ने कहा कि उन्हें फिक्सिंग के मामले पर दुख है और जो भी 2-3 हफ्तों में हुआ है वो क्रिकेट के लिए और उनके लिए दुखद है। सचिन की फिक्सिंग पर अपना मौन तोड़ने के बाद देखना ये होगा कि धोनी कितनी जल्दी अब फिक्सिंग पर अपना मौन तोड़ते हैं। बीसीसीआई ने भी अब एन श्रीनिवासन से उनके इस्तीफे की मांग कर दी है, जिसको देखते हुए श्रीनिवासन की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। स्पॉट फिक्सिंग विवाद में दामाद पर आरोप लगने के बाद श्रीनिवासन से इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन इस्तीफे की मांग को अनदेखी करने वाले श्रीनिवासन की असल मुश्किलें अब शुरू हो गई है। खबर है कि श्रीनिवासन बोर्ड से अलग थलग पड़ने लगे हैं और अब बोर्ड के ज्यादातर सदस्य भी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसे में नौबत वोटिंग की आ सकती है। अब 3-4 दिनों में श्रीनिवासन ने इस्तीफा नहीं दिया तो बीसीसीआई जनरल बोर्ड की बैठक बुलाएगा, जिसमें श्रीनिवासन का जाना लगभग तय हो जाएगा। वहीं इस पूरे मामले के बाद भी श्रीनिवासन अपना इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं। साथ ही आईसीसी ने भी श्रीनिवासन के इस्तीफे की बात की है। श्रीनिवासन के लिए अपनी कुर्सी बचाना लगभग मुश्किल हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि श्रीनिवासन अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोपी विंदु और मयप्पन को कोर्ट ने 3 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। स्पॉट फिक्सिंग में फंसे विंदु दारा सिंह और गुरुनाथ मयप्पन को फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। पुलिस ने कोर्ट में विंदु और मयप्पन को पेश किया। कोर्ट ने विंदु और मयप्पन की हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी है। अब पुलिस मयप्पन और विंदु को चेन्नई के एक होटल मालिक विक्रम अग्रवाल के साथ बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। मयप्पन और विंदु को उम्मीद थी कि उन्हें जल्द राहत मिल जाएगी, लेकिन क्राइम ब्रांच की दलील को देखते हुए कोर्ट ने हिरासत बढ़ाने का फैसला किया। अब 3 जून को मयप्पन और विंदु की अगली सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में विंदु और मयप्पन बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस भी जांच में तेजी दिखा रही है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी सिद्धार्थ त्रिवेदी दिल्ली पुलिस के गवाह बन चुके हैं। दिल्ली पुलिस फिक्सिंग मामले को लेकर उनका बयान दर्ज कर लिया है। आईपीएल 6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी सिद्धार्थ त्रिवेदी ने दिल्ली पुलिस का गवाह बनना स्वीकार कर लिया है। आईपीएल मैच के दौरान फिक्सिंग के लिए बुकी ने त्रिवेदी से संपर्क किया था। त्रिवेदी ने पुलिस को बताया कि उनके पास से 4 बुकी की जानकारी मिली है। त्रिवेदी के बयान से दिल्ली पुलिस का केस मजबूत हो गया है। वहीं सिद्धार्थ ने यह कहा है कि चंदेला लगातार बुकीज के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि क्रिकेटर्स को बुकीज पार्टी में बुलाकर मैच फिक्स करते थे। अब देखना होगा कि सिद्धार्थ त्रिवेदी के गवाह बनने के बाद श्रीशंत, चंदेला और अंकित की कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले हफ्ते हुए नक्सली हमलों के बाद हालात पर मुख्यमंत्री रमन सिंह से बातचीत के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ कुछ खुफिया ऑपरेशन चलाए जाएंगे, लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। दरअसल सुकमा में हुए नक्सली हमलों के दौरान शिंदे अमेरिका में थे और वो घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए थे। शिंदे गुरुवार को ही अमेरिका से लौटे हैं। गृह मंत्री के घटना के बाद छत्तीसगढ़ दौरा न करने पर लोगों ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद जवाब में सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि वो अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए अमेरिका गए थे। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि नक्सली कुछ इलाकों में अपनी पैठ लगातार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुणे में नक्सली अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हैं और ऐसे कई शहर हैं जहां से वो अपनी पैठ लगातार बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर कांग्रेस प्रवक्ता भक्तचरण दास ने
भाजपा पर हमले की जिम्मेदारी का आरोप लगाया था। ठीक उसी बात का पलटवार करते हुए भाजपा ने अजीत जोगी को हमले के लिए जिम्मेदार बताया है। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर आरोप लगाया है कि इस नरसंहार में उनका हाथ है, जबकि कांग्रेस इस विभत्स घटना पर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तोमर ने कहा कि पूरे मामले में छत्तीसगढ़ सरकार और जनता के साथ भाजपा खड़ी है। अगर कांग्रेस ने अपने ही नेताओं की लाशों पर रोटी सेकने की कोशिश की तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बयान के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने तोमर के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है। अजीत जोगी ने कहा कि तोमर ने उनके खिलाफ जो मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं वे उनसे काफी आहत हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में आंशिक परिवर्तन किए हैं। नए 5 नाम जोड़े गए हैं, जिसके लिए कई पुराने दिग्गजों और दिग्गजों के रिश्तेदारों के नाम भी काटे गए हैं। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने इस बात की अनुशंसा पहले ही समाचार प्लस के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में कर दी थी। अगर समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट पर गौर करें तो 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। गोंडा से आनंद सिंह के बेटे का टिकट काटकर राहुल शुक्ला को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अलीगढ़ से गुड्डू पंडित की पत्नी का टिकट भी काट दिया गया है। राष्ट्रीय लोकदल से समाजवादी पार्टी में शामिल हुई अनुराधा चौधरी का टिकट भी बिजनौर से काट दिया गया है। हालांकि सपा महासचिव रामगोपाल यादव की माने तो ये परिवर्तन महज आंशिक है और पार्टी स्तर पर ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। रामगोपाल यादव ने ये भी कहा कि इस परिवर्तन के बाद किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं करने चाहिए। पार्टी की नई लिस्ट जारी होने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि सपा को बहुजन समाज पार्टी के सम्मेलनों से या फिर बीजेपी के नए चेहरे वरुण गांधी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तैयारियां सभी दलों से ज्यादा बेहतर है। उत्तर प्रदेश में अब धनगर जाति के लोगों को भी दिया जाएगा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र। यही नहीं, खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर इस मसले पर कोई कानूनी अड़चन आती है तो उसे 1.5 माह के भीतर ही हल कर लिया जाएगा और धनगर जाति के सभी पात्र लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे के बाद अब समाजवादी पार्टी लगातार जातीय समीकरणों को साधने में जुट गई है। इसी क्रम में आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर धनगर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह आश्वासन दिया है कि 1.5 माह के भीतर सभी तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा और धनगर जाति के पात्र लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इनकी मांग जायज है और आप आदेश करिए राज्य सरकार को इनके अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बने। हालांकि धनगर जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में पहले भी धनगर समाज के लोगों ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी और खुद मुलायम सिंह यादव ने इस संबंध में अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखा था। बहरहाल समाजवादी पार्टी लगातार इस मुहिम में लगी है कि कैसे उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को साधा जाए जिससे मुलायम का दिल्ली सपना साकार हो सके। लेकिन लगातार पार्टी की ये मुहिम मुलायम का दिल्ली सपना कैसे साकार कर पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आवास पर अवैध निर्माण के मामले में सख्त रुख अपनाए हैं। जी हां, एक जनहित याचिका पर आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से इस पूरे मामले में जांच कर रिपोर्ट मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मायावती सरकार के दौरान दिल्ली और लखनऊ में बने पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के आसपास उनके द्वारा कराए गए अवैध निर्माण को लेकर की गई थी जनहित याचिका, जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जुलाई के पहले हफ्ते में पूरे मामले पर जवाब मांगा है। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। यूपी के सबसे बड़े एनआरएचएम घोटाले में आईएएस अफसर प्रदीप शुक्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिला है करारा झटका। प्रदीप शुक्ला की तरफ से जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दी है। अब प्रदीप शुक्ला को अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईएएस ऑफिसर प्रदीप शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, ऐसे गंभीर मामले में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। एनआरएचएम घोटाले के वक्त प्रदीप शुक्ला यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इससे पहले गाजियाबाद में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में प्रदीप शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।
पिछले कुछ दिनों से जेल में बंद प्रदीप शुक्ला को अब सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिल सकती है। हाईकोर्ट ने प्रदीप शुक्ला की तरफ से पेश किए गए इस तर्क को खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ न तो सीधे तौर पर कोई सबूत है और न ही मुकदमा चलाने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी ली गई थी। प्रदीप शुक्ला की जमानत याचिका नामंजूर होने के बाद मायावती सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल बाबू सिंह कुशवाहा का फैसला आना बाकी है। कुंडा में हुए प्रधान नन्हे यादव की हत्या में सीबीआई ने आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में राजा भैया का नाम नहीं है। कुंडा के तिहेरे हत्याकांड में सीबीआई ने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए नन्हे यादव की हत्या में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में राजा भैया या अक्षय प्रताप सिंह को क्लीन चिट दी गई है, जबकि उनके गुर्गे गुड्डू सिंह और राजू सिंह को हत्या का साजिशकर्ता बताया गया है। गुड्डू सिंह और राजू सिंह को हत्यारे अजय और विजय पाल को नन्हे यादव की हत्या के लिए उकसाने के लिए और राजू को उन्हें असलहा मुहैया कराने का आरोपी बनाया गया है। अभियुक्त विजय और अजय पाल ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि नन्हे यादव ने उनके पिता कामता पाल को आए दिन प्रताड़ित करते थे और सरेआम उनकी बेइज्जती किया करते थे, जिसके चलते इन दोनों ने एक असलहे की स्वयं व्यवस्था करके और दूसरा असलहा राजू से लेकर घटना वाले दिन गुड्डू की मुखबिरी पर नन्हे यादव को बाजार में 3 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद हत्या में प्रयुक्त असलहे को उन्होंने राकेश नारायण पाल के यहाँ छिपाया। सीबीआई ने एक प्रार्थना पत्र भी डाला है, जिसमें उसने लिखा है कि जो उसके गवाह हैं उनकी पहचान गुप्त रखी जाए। आपने सांसद, मंत्रियों, विधायकों को शपथ लेते कई बार देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को छुट्टी के लिए आज शपथ दिलाई गई। 1 जून से शुरू हो रही है पुलिस की साप्ताहिक छुट्टी के लिए आज पुलिस कर्मियों को गोमती नगर थाने में शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश पुलिस को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए उन्हें शपथ लेनी होगी कि वे छुट्टी का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार के लिए करेंगे। गोमती नगर थाने के ये पुलिसकर्मी इसी बात की शपथ ले रहे हैं। पुलिस अधिकारी इस बात की पुष्टि पुलिस कर्मियों के परिवारों से पूछ कर ही करेंगे। लखनऊ में साप्ताहिक अवकाश को लेकर शपथ लेने के बाद पुलिसकर्मी खासे खुश नजर आए। कर्मचारी को ब्रेक समय पर नहीं मिलेंगे, उसको रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से गिरती है, घटती है। साप्ताहिक अवकाश को पुलिस वाले हाथों हाथ ले रहे हैं और लखनऊ रेंज के डीआईजी की जमकर सराहना कर रहे हैं। इस नई शुरुआत के बाद से पुलिस वालों के परिजन भी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि कम से कम इस पहल से ड्यूटी के बाद कुछ पल घर पे भी बिताए जा सकेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि साप्ताहिक अवकाश की इस योजना से पुलिस वालों के चेहरे पर बदलाव जरूर आएगा और इसका फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। आरुषि हेमराज मर्डर केस मामले में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच धारा 232 के तहत बहस शुरू नहीं हो सकी। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकीलों को ये निर्देश दिया है कि वो 4 जून तक अपनी गवाहों की लिस्ट कोर्ट में पेश करें। इन गवाहों के बयान 11 जून को कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे। देश के बहुचर्चित आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री में 313 के बयान पूरे हो जाने के बाद गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में धारा 232 के तहत अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस शुरू नहीं हो सकी। कोर्ट में पेश तलवार दंपति ने एक बार फिर कोर्ट में खुद को बेगुनाह बताया, जिसके जवाब में सीबीआई के वकीलों ने कहा कि उनके पास तलवार दंपति के खिलाफ हत्या के पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने तलवार दंपति के वकील को आदेश दिया है कि वो अपने गवाहों की लिस्ट 4 जून तक कोर्ट में पेश करें। इन गवाहों के बयान 11 जून से दर्ज किए जाएंगे। कांग्रेस को लगता है सरकार बनने के ठीक 1.25 साल बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की याद आ गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में जिला व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की जुबान में सिर्फ एक ही बात थी कि कांग्रेस सरकार होते हुए कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। 13 मार्च 2012 को कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शपथ ली थी। वहीं आज 31 मई है, यानी ठीक 1.25 साल बाद कांग्रेस को लगा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सरकार को सुझाव बेहद जरूरी है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 13 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्ष व अनुसांगिक संगठनों के अध्यक्ष, अनुशासन समिति के पदाधिकारी समेत कुल 250 कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान हो, कार्यकर्ताओं की अनदेखी न हो,
कार्यकर्ताओं को उनका हक, जो वाजिब हक है, जो उनका अधिकार है, वो मिलना ही चाहिए। बैठक में पहला सत्र संबोधन का था तो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारी के बोलने का था और वो बोले भी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बंद दरवाजे के अंदर पार्टी के दिग्गज नेताओं को साफ जता दिया कि भले ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो,